हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है अपना, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे संघवाद को, यानी कि फेडरलिज्म को। तो हम आज के टॉपिक में कंप्लीट करेंगे फेडरलिज्म, संघवाद। संघवाद क्या होता है और भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है, हम इन सारे टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। आज के हम जो टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे कि संघवाद का अर्थ क्या है, यानी कि संघवाद का जो मीन्स है वो क्या होता है, फेडरलिज्म का मीन्स। हम इसमें पढ़ेंगे कि जो संघीय प्रणाली है, जो फेडरल सिस्टम है आपके पास गवर्नेंस का, हम उसे पढ़ेंगे। और उसके बाद भारत में जो संघीय व्यवस्था का आधार है, यानी कि वो कौन कौन से आपके पास आर्टिकल्स हैं या कौन सी बात भारतीय संविधान में है जो भारत में संघीय व्यवस्था का आधार है, हम इसे भी पढ़ेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत में जो संघीय व्यवस्था, यानी कि भारत का जो संविधान में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, तो वो आपके पास क्यों अपनाया गया, उसके कारण क्या है, उसके रीजन क्या है, हम इन चीजों को पढ़ेंगे। और भारत में जो संविधान में संघीय व्यवस्थाएं, जो संघीय विशेषताएं हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आपके पास फेडरल फीचर्स हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे कि भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन कौन सी बातें संघीय व्यवस्था का लक्षण हैं। और हम पढ़ेंगे कि भारत के जो संविधान में वो कौन कौन सी बातें हैं जो यूनिटरी फीचर्स हैं आपके पास, या जो एकात्मक व्यवस्था के लक्षण हैं भारत के संविधान में, हम उन्हें भी पढ़ेंगे। और उसके बाद इस समय एक महत्वपूर्ण आपके पास किसी भी शासन प्रणाली की एफिशिएंसी के लिए और किसी भी देश के आगे बढ़ने के लिए जो फेडरलिज्म में महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, सहयोगात्मक संघवाद और एक प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद, हम इन दोनों को पढ़ेंगे। यानी कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, हम इन चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। तो आज का जो अपना लेक्चर है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम संघवाद की पूरी व्यवस्था को पढ़ेंगे और उसके बाद हम ये जानेंगे कि जो भारत का संघ है, जो भारत में आपके पास फेडरल स्ट्रक्चर है या यूनियन स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का, और अमेरिका में जो संघ है आपके पास, अमेरिका का जो फेडरल आपके पास स्ट्रक्चर है, उसमें अंतर क्या है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम फेडरलिज्म से संबंधित सारे विषयों को चर्चा में लाएंगे और उसका अच्छे से जो है समझेंगे चीजों को, ठीक है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना भी लेक्चर। मैंने आपको बता दिया कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, और ये हमारे लिए एक कैसे भारतीय संविधान में संघीय प्रणाली को समझने में सारी चीजें मदद भी करेंगी, ठीक है नहीं। तो इसमें स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़। इसमें पहला है कि संघवाद का अर्थ क्या है। तो संघवाद के अर्थ में मैं पढ़ूंगा आपके पास कि जैसे पहला आपके पास है कि भारत में संघीय व्यवस्था, अगर भारत में संघीय व्यवस्था की बात करें या संघवाद के अर्थ की बात करें, तो आपके पास संघवाद जो है वो फेडरोइज, संघवाद फ्रोडस शब्द से मिलकर बना है। फ्रोडस, संघवाद किससे मिलकर बना है, फ्रोडस शब्द से, जो एक लैटिन शब्द है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है संधि या समझौता। इसका मतलब क्या होता है, संधि या समझौता। तो अगर हम संघ जो आपके पास वर्ड है वो किससे मिलकर बना है, लैटिन भाषा के फ्रोइडस शब्द से, ठीक है नहीं। और इसका मतलब क्या होता है, अगर इसके मीन्स को जानने की कोशिश करेंगे तो इसका हिंदी जो मीनिंग होता है वो आपके पास ट्रीटी, मतलब संधि या समझौता, ट्रीटी या एग्रीमेंट। तो अगर अर्थ की बात करें, अगर हम बात करें कि हम भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश से प्रभावित है, तो हम ये जानेंगे, या भारतीय जो संविधान में संघ की व्यवस्था है, जो आपके पास यूनियन है, हमने जो एक्सेप्ट किया है, वो आपके पास भारत का जो शासन अधिनियम 1935 है, वहां से हमने उसे एक्सेप्ट किया है। क्योंकि आप अगर हम देखें भारतीय संविधान को, तो भारत का जो संविधान बना उसमें ज्यादातर भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और हमने जैसे प्रशासनिक स्ट्रक्चर में हम लोग ढले हुए थे, हमने उसी को बिल्कुल जो है बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे आर्टिकल्स और ज्यादातर हिस्सा संविधान का हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और उसी में हमने जो संघ शब्द है कि आपके पास हम भारत, जैसे आपके पास संघ की जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 1 में दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा, ठीक है नहीं, भारत जो है एक राज्यों का संघ होगा। तो ये जो विचार है संघ का वो हमने कहां से लिया है, भारत शासन अधिनियम
1935 से, ठीक है नहीं। और अगर भारत का जो संघ वो किससे प्रभावित है, कौन से देश से प्रभावित है, तो भारत का जो संघ है वो आपका कनाडा से प्रभावित है। भारत का संघ किससे प्रभावित है, कनाडा से, ठीक है नहीं। और इंडिया का जो आपके पास संघ है वो अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है उससे भिन्न है। हम लास्ट में देखेंगे भारत का जो संघ और अमेरिका के संघ में अंतर क्या है, ठीक है, क्या डिफरेंस है, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। तो हम इसमें मोटी मोटी बात ये सीखे कि संघ के अर्थ को सीखे। हमने देखा कि संघ जो है वो लैटिन भाषा के शब्द जो आपके पास फ्रोइडस शब्द है उससे मिलकर बना है, और उसका जो मूल अर्थ होता है वो संधि या समझौता होता है। हमने इन चीजों को देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि भारत में जो संघीय प्रणाली है वो कहाँ से प्रेरित है या कहाँ से ली गई है, तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत में संघीय प्रणाली को लिया गया है, भारत में संघ शब्द को लिया गया है, जिसके लिए यूनियन शब्द का यूज हुआ है। और अगर हम देखें कि भारत का जो संघ है वो किस देश के संघ जो शासन के प्रकार है उससे प्रभावित है, या किस देश के जो गवर्नेंस का सिस्टम है उससे प्रभावित है, तो वो कनाडा से है, क्योंकि कनाडा से ही हमने सशक्त केंद्र की बात ली है। और भारत का संघ अमेरिकी संघ से डिफरेंट है, वो हम आगे स्लाइड में देखेंगे, ठीक है नहीं। अब हम देखेंगे कि शासन के प्रकार क्या क्या है, ठीक है नहीं, शासन के जो प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं शासन के प्रकार की बात करूं तो शासन के दो प्रकार होते हैं। तो शासन की अगर मैं बात करूं तो शासन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है संघीय शासन और एक होता है आपके पास एकात्मक शासन। तो शासन के दो प्रकार होते हैं, गवर्नेंस के दो सिस्टम होते हैं, एक आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो फेडरल सिस्टम है वो, और एक आपका यूनिटरी सिस्टम, ठीक है नहीं। इसे आपके पास बोला जाता है फेडरल गवर्नेंस, या आपके पास और इसे बोला जाता है यूनिटरी। ठीक है नहीं। संघीय शासन में क्या होता है दोस्तों, संघीय शासन शासन का वह रूप होता है, ये शासन का वह रूप है जहां पर दो सरकारें काम करती हैं। एक आपके पास केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार, दो सरकारें काम करती हैं, और दोनों का जो स्रोत है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है। दोनों का स्रोत कॉन्स्टिट्यूशन होता है, दोनों संविधान के अधीन काम करती हैं, और दोनों को जो पावर है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती है। जो कानून बनाने की शक्ति है दोनों को वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिलती है। तो आपके पास संघ में हमने दो बातें समझी, एक दो सरकारें काम करती हैं, एक सेंट्रल लेवल पर जिसे संघीय सरकार बोला जाता है, और एक स्टेट लेवल पर जिसे राज्य सरकार बोला जाता है। लेकिन दोनों का जो स्रोत है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, दोनों को पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, और दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से अपने अपने विषय में सर्वोच्च होते हैं। ठीक है नहीं, दोनों ही अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होते हैं। तो अगर संघीय व्यवस्था की बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल है यूएसए। तो यूएसए इसका एग्जाम्पल है कि यूएसए में फेडरल सिस्टम है। ठीक है नहीं। और उसके बाद अगर एकात्मक शासन की बात की जाए तो एकात्मक व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो एकात्मक व्यवस्था वो व्यवस्था होती है आपके पास, देखो एकात्मक व्यवस्था को देखेंगे कि एकात्मक व्यवस्था वो व्यवस्था है आपके पास, ये शासन का वह रूप होता है जहां पर जो पावर होती है वो सेंटर के पक्ष में ज्यादा झुकी हुई होती है। यह पावर जो शक्तियां हैं यहाँ पर आपके पास, ये शक्तियां हैं तो वो केंद्रीय सरकार में निहित होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संघीय शासन क्या है और एकात्मक शासन क्या है, तो संघीय शासन की बात करें तो वहां दो सरकारें होती है, शासन का ऐसा रूप जहां दो सरकारें होती हैं, और जो शक्ति है दोनों को संविधान से मिलती हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होती है, जैसा कि यूएसए में दिखाई देता है। तो वहीं अगर एकात्मक शासन की बात करें तो यहाँ पर आपके पास शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार, जो राष्ट्रीय सरकार होती है उसमें निहित होती हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रांस और चीन में जो आपके पास वहां पर एकात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है नहीं। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें कि भारत में किस प्रकार की प्रणाली को अपनाया गया है शासन की, तो डॉक्टर अंबेडकर के ही शब्दों की अगर हम बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा कि भारतीय जो संविधान है वो समय और परिस्थिति के हिसाब से
एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। यानी कि अगर सामान्य बात करें अगर हम बात करें कि सामान्य समय में, तो भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था की बात करता है, और यहाँ पर जो सरकारें हैं वो संघीय रूप से काम करती हैं, सहयोग से काम करती हैं। तो वहीं अगर आपातकाल की कोई स्थिति आती है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहां देश की एकता और अखंडता की बात की जाती है, जहां देश की सुरक्षा की बात की जाती है, तो भारतीय संविधान एकात्मक रूप ले लेता है। ठीक है नहीं, और जब एकात्मक रूप ले लेता है तो वहां संघीय सरकार को ज्यादा शक्तियां मिल जाती हैं और संघीय सरकार ज्यादा पावरफुल हो जाती है। तो ये भारत की शासन प्रणाली की बात करी हमने कि हमारे यहाँ दोनों प्रकार शासन के अपनाए गए हैं, संघात्मक भी और एकात्मक भी। संघात्मक शासन सामान्य परिस्थितियों के लिए है और एकात्मक शासन आपातकालीन परिस्थितियों के लिए है। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने खुद ही बताया संविधान में कि हमारा जो संविधान है वो संघात्मक और एकात्मक दोनों ही रूप लिए हुए हैं। ठीक है नहीं, अब हम बात करेंगे कि भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है उसका आधार क्या है। ठीक है नहीं, भारत में संघात्मक व्यवस्था का आधार क्या है। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि भारत में संघात्मक व्यवस्था के आधार की बात करूं मैं, तो 2 आर्टिकल आपके पास संघात्मक शासन का भारत में, यानी कि संघीय शासन का, भारत में संघीय शासन का आधार जो है, तो आधार के लिए अगर मैं बात करूं तो 2 आपके पास, एक आर्टिकल नंबर आपका 1 जिसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि भारत अर्थात इंडिया वो राज्यों का संघ होगा। क्या होगा आपके पास, इंडिया आपके पास जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट होगा। यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है यहाँ पर, यूनियन ऑफ स्टेट, कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो आर्टिकल 1 भारत में संघीय व्यवस्था का एक आधार है, और यहाँ संघ शब्द के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, फेडरल का यूज नहीं किया गया। जैसे अमेरिका में अमेरिकी संघ के लिए फेडरल शब्द का यूज किया गया है वहां पर, लेकिन हमारे यहाँ फेडरल का यूज न करके यूनियन का यूज किया गया है। ठीक है नहीं, वो हम बात देखेंगे जब हम अमेरिका का संघ और भारत के संघ में डिफरेंस देखेंगे, तो वहां और अच्छे से हम चीजों को समझेंगे कि फेडरल संघ का मतलब क्या है और यूनियन हमारे यहाँ क्यों लिया गया है, उस चीज को भी हम जानेंगे। और दूसरा आपके पास संघीय व्यवस्था का जो भारत में आधार है वो है आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 में आपके पास शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। यहाँ क्या किया गया है, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों के विभाजन की बात, शक्तियों के विभाजन की बात की गई है। तो यहाँ पर आपके पास जो सूचियां हैं आपके पास, जितनी भी पावर है केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, उसे 3 सूचियों में बांट दिया गया है। पहला आपके पास, पहली सूची आपके पास है केंद्र की। ठीक है नहीं, पहली सूची केंद्र की आपके पास, जहां केंद्र की सूची में जो विषय हैं आपके पास उन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। यानी कि जो केंद्र की सूची के विषय हैं उन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय में राज्य सरकार आपके पास, राज्य सरकार कानून बना सकती है। और जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में केंद्र व राज्य, केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अगर केंद्र और राज्य में कानून में टकराव की स्थिति आती है, केंद्र के और राज्य के कानूनों में टकराव की स्थिति आती है, तो उस समय केंद्र के कानूनों को वरीयता दी जाएगी, या केंद्र का जो कानून है उसे वरीयता दी जाएगी। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि टकराव की स्थिति में केंद्र के कानून को वरीयता दी जाएगी। यानी कि समवर्ती सूची ऐसी है, जो यहाँ पर विषय हैं आपके पास समवर्ती सूची में, तो वहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर दोनों के कानूनों में टकराव की स्थिति आती है तो केंद्र सरकार के कानून को वरीयता दी जाएगी। उसके बाद आर्टिकल 247 में अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां वो शक्तियां हैं जो ना तो केंद्र सूची में है, ना राज्य सूची में है, और ना ही समवर्ती सूची में। तो उन शक्तियों को भारत में आपके पास केंद्र में निहित हैं,
वो सूची, वो अविशिष्ट शक्तियां जो हैं वो केंद्र को दे दी गई हैं, ठीक है नहीं, केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है। जबकि अगर हम अमेरिका के संविधान की बात करें तो वहां अवशिष्ट शक्तियां राज्य को दी गई हैं। जबकि अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं आपके पास? राज्य को दी गई हैं आपके पास। तो हमने ये समझा कि भारत में जो संघीय प्रणाली है, जो आपके पास भारत में संघीय शासन है, उसका आधार क्या है। तो उसके आधारों में हमने पहला पढ़ा आर्टिकल नंबर 1, जो ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल नंबर 1 कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और यहां पर संघ शब्द के लिए यूनियन वर्ड का यूज किया गया, ना कि फेडरल का, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक आर्टिकल 246 जो आपके पास जो पावर के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है, जो शक्ति के विभाजन से संबंधित है। और वहां पर संविधान में 3 सूचियां बनाई गई हैं। केंद्र की सूची जिसमें जो सम्मिलित विषय हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और राज्य की सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। और उसके बाद समवर्ती सूची है जहां पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर कानूनों में टकराव की स्थिति आती है तो केंद्र सरकार के कानून को वरीयता दी जाएगी। उसके बाद अपशिष्ट शक्तियां आती हैं। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो तीनों सूचियों में से किसी में भी नहीं है, तो उन्हें अपशिष्ट शक्तियां बोला जाता है। हमारे यहाँ अपशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई हैं, जबकि अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें वहां पर अपशिष्ट शक्तियां राज्य को दी गई। ठीक है, तो हमारा ये समझ मतलब क्लियर हुआ कि भारत में जो संघीय प्रणाली है उसका आधार क्या है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि वो कौन से कारण हैं कि भारत में संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। वो कौन से कारण है कि हमें क्यों आवश्यकता पड़ी जो संघीय प्रणाली है उसे अपनाने की। तो हम उन कारणों की भी बात करेंगे, ठीक है नहीं। तो अगर मैं कारणों की बात करूं तो आपके पास भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाने के कारण, तो पहला कारण तो यही था कि भारत जैसा विशाल देश, यानी कि भारत का विशाल आकार, वहां की संस्कृति, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता, कि भारतीय जो आपके पास उपमहाद्वीप है जो जिसमें पाकिस्तान भी था उस समय भारत के साथ, तो इतना विशाल देश जिसका भौगोलिक एरिया इतना विशाल है, वहां पर जो सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता इस स्तर पर है कि भारत के लिए आपके पास केवल जैसे संघीय प्रणाली को अपनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो क्षेत्रीय आपके पास लोगों की आवाज है या क्षेत्रीय भाषा की संरक्षण सुरक्षा के लिए, ठीक है नहीं, और क्षेत्रीय जो कल्चर है, जो आपके पास एक एरिया की कल्चर होती है या भारत की जो कल्चर है, कदम, आपने एक कहावत सुनी होगी कि भारत में कदम कदम पर पानी बदलता है, कदम कदम पर बोली बदलती है, कदम कदम पर कल्चर बदलती है। तो इसलिए भारत की एक मतलब विविधता को संरक्षित रखने के लिए, भारत की विभिन्न संस्कृतियों को, विभिन्न भाषाओं के संरक्षण के लिए भारत में संघीय प्रणाली को अपनाया गया, जहां पर केंद्र में संघीय सरकार या राष्ट्रीय सरकार का निर्माण किया गया, तो वहीं जो क्षेत्रीय स्तर पर स्वायत्तता देते हुए, इंडिपेंडेंट देते हुए राज्यों का निर्माण किया गया। तो आपके पास इसलिए राज्य और केंद्र दोनों का निर्माण किया गया, ठीक है नहीं। उसके बाद संघीय सरकार जो बनी आपके पास, संघीय सरकार इसलिए बनी क्योंकि भारत, अभी मैंने आपको बताया कि विविधताओं से भरा हुआ देश है, और जब भारत आजाद हुआ तो भारत में राज्य, ब्रिटिश राज्य जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो उससे पहले जो भारत में व्यवस्था थी कि एक तो आपके पास जो राज्य थे जिन्हें ब्रिटिश राज्य कहा जा रहा होता है, और एक देसी रियासत थे, देसी रियासतें। तो भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखने के लिए, क्योंकि हमने जब आजादी ली तो हमने पूरे भारत को एक भौगोलिक वो नहीं माना, हमने भारत को भारत माता कहा, और भारत, ये जो राज्य हैं वो भारत माता के एक प्रकार से अंग थे। तो पूरी भारत माता को सुरक्षित रखने के लिए और राज्यों और देशी रियासतों को भारत का पार्ट बनाने के लिए हमने संघीय सरकार की व्यवस्था करना बहुत जरूरी था, और संघीय सरकार भी उस हिसाब से आपके पास
संघीय शासन, जहां क्षेत्र के लेवल पर राज्यों को पूरी इंडिपेंडेंट दी जाए, जो अपने विषय में सर्वोच्चता रखें कानून बनाने के संदर्भ में, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर न केवल सामाजिक बल्कि उनकी जो सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण किया जाए, उनकी भाषाओं का संरक्षण किया जाए। तो इसलिए स्टेट का निर्माण किया गया। तो वहीं भारत की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, भारत की राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करने के लिए एक संघीय सरकार का भी निर्माण किया जाए। ठीक है ना, ये हमारे संविधान निर्माताओं की सोच थी। और क्षेत्रीय स्वायत्तता को भी बढ़ावा दिया गया स्टेट का निर्माण करके। तो ये जो मेन कारण थे, भारत की एकता अखंडता को सुनिश्चित रखना और क्षेत्रीय लेवल पर सभी लोगों की या क्षेत्रीय स्तर पर सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता की भी सुरक्षा करना। इसके लिए हमने संघीय शासन को अपनाया, जहां पर एक मजबूत केंद्र की व्यवस्था की गई, तो वहीं क्षेत्रीय स्तर पर राज्यों को पूरी स्वतंत्रता दी गई। ठीक है नहीं, आगे बढ़ेंगे। अब आगे अपना टॉपिक है कि भारत में जो ये संघीय प्रणाली अपनाई है, तो वो कौन कौन से लक्षण हैं भारत में संविधान में जो भारत में संघीय प्रणाली के को दिखाते हैं, शो करते हैं। भारतीय संविधान में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो भारत में जो फेडरल फीचर्स हैं उसे शो करती हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात है द्विध राज पद्धति। द्वैध राज पद्धति यानी कि दो प्रकार की सरकार, एक आपके पास केंद्र सरकार और एक आपके पास राज्य सरकार। जहां केंद्र सरकार देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखने के लिए जरूरी है, तो वहीं राज्य सरकार क्षेत्रीय स्वायत्तता को बरकरार रखने के लिए और क्षेत्र स्तर पर लोगों की क्षेत्र स्तर पर जो सामाजिक और सांस्कृतिक और भाषाई विविधता है उसे संरक्षित रखने के लिए द्वैध राज पद्धति को हमने अपनाया। तो संविधान में द्वैध शासन की बात लिखी हुई है, द्वैध राज पद्धति की बात की गई है, जहां केंद्र और राज्य दो सरकारें होंगी। तो ये जो आपके पास प्रावधान है वो संघात्मक लक्षण को संविधान में बताता है। उसके बाद लिखित संविधान, यानी कि भारत का जो संविधान है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और यहाँ पर सरकारें अपनी मर्जी से नहीं बनेंगी, सरकार को जो पावर है वो संविधान से मिलेगी। सरकार के जो कार्य हो संविधान के हिसाब से होंगे और संविधान ही सर्वोच्च कानून है। संविधान को ही सर्वोच्चता प्रदान की गई कि संविधान ही सर्वोच्च कानून है कि शासन किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं चलेगा, बल्कि भारत का शासन संविधान के हिसाब से चलेगा। संविधान सबसे बड़ी, सबसे सर्वोच्च और लिखित रूप में सबसे बड़ी किताब है जिसके माध्यम से भारत का संविधान मतलब शासन चलेगा। उसके बाद शक्तियों का विभाजन, शक्तियों के विभाजन की बात आर्टिकल आपके पास 248 में शक्तियों के विभाजन की बात की गई, क्योंकि केंद्र सरकार की अलग सूची होंगी, राज्य सरकार के अलग विषय होंगे और दोनों को अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्तता होगी और दोनों अपने अपने क्षेत्र में अपनी समय और परिस्थिति के हिसाब से कानूनों का निर्माण कर सकते हैं। तो वहीं समवर्ती सूची में भी दोनों सरकारें कानूनों का निर्माण कर सकती हैं, लेकिन टकराव की अगर स्थिति आती है तो केंद्र सरकार का जो कानून है उसे वरीयता दी जाएगी। उसके बाद कठोर संविधान, संघीय प्रणाली की विशेषता कठोर संविधान है, लेकिन भारत में संविधान की मतलब संविधान के दोनों रूपों को अपनाया गया है, कठोर स्वरूप को भी और लचीले स्वरूप को भी। क्यों? क्योंकि अंबेडकर जी ने यह बोला था कि भारतीय संविधान एक जीवित संविधान है। भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है कि एक बार संविधान का निर्माण हो गया फिर उसके बाद उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जा सकता। अंबेडकर जी ने यह बोला कि भारतीय संविधान में समय और परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए भारतीय संविधान एक जीवित संविधान है। तो कठोर संविधान, कुछ मामलों में भारतीय संविधान कठोर है जब मामला राज्यों से संबंधित है या राज्यों की आपके पास कोई भी केंद्र सरकार कोई भी नियम लाना चाहती है राज्यों से संबंधित, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना चाहती है या उनके क्षेत्र में कमी करना चाहती है या बढ़ाना चाहती है, तो उस मामले में कोई भी संवैधानिक संशोधन वो कठोरता से कंप्लीट होगा। यानी कि आपके पास संसद के 2/3 बहुमत से प्लस आधे मतलब 15 राज्यों की विधानसभाओं से वो बिल पारित होना चाहिए, तब संविधान में संशोधन होगा। तो ये संविधान की कठोरता को बताता है कि कितना संविधान कठोर है। और उसके बाद लचीला क्या बताता है कि अगर संविधान इतना लचीला भी है कि उसमें सामान्य बहुमत से भी
मतलब पूरे सदन के बहुमत से भी उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो संविधान लचीला है कि समय और परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कुछ मामलों में कठोर भी है, जहां पर 2/3 सदन के 2/3 बहुमत से और प्लस 15 कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं से वो बिल को पारित होना है, जो भी आपके पास संघीय स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। तो वो कठोरता को बताता है। वहीं समय काल के अनुसार जो भी संवैधानिक प्रावधान किए जा रहे होते हैं उसमें सामान्य बहुमत से भी चेंज किया जा रहा होता है। ठीक है नहीं। तो भारतीय संविधान में दोनों विशेषताएं, कठोर भी है और लचीला भी है। उसके बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। भारत में देखो, आपने देखा होगा शासन के जो 3 रूप है आपके पास। शासन में क्या होता है, शासन में आपके पास 3 रूप है आपके पास। एक होती है विधायिका यानी संसद, संसद या विधायिका। दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। तो संविधान में आपके पास शासन के 3 रूप हैं। जो संसद होती है, जो विधायिका होती है, उसका काम होता है कानून बनाना, इसका काम कानून का निर्माण करना। और कार्यपालिका का काम होता है कानून का इंप्लीमेंटेशन करना, यानी कि कानून का क्रियान्वयन करना। और न्यायपालिका का काम होता है कि जो भी आपके पास गलत हो रहा है या सही हो रहा है, कि कानून सही है या गलत है, इसका निर्णय न्यायपालिका करेगी। या कोई भी किसी प्रकार का कार्यपालिका में, संसद में किसी प्रकार का कोई मतभेद है तो उसका निर्णय करने का काम क्या करेगी, न्यायपालिका करेगी। यानी कानून की वैधता देखेगी और आपके पास मतभेदों को दूर करेगी, यही कार्यपालिका। वह विधायिका में कोई मतभेद है, कार्यपालिका व विधायिका के मतभेद को दूर, यानी कोई भी अगर लड़ाई झगड़े हैं स्टेट में भी, संघीय व्यवस्था में कोई लड़ाई झगड़ा है स्टेट में और सेंटर के बीच या स्टेट के बीच, या फिर आपके पास यहाँ पर विधायिका या कार्यपालिका में किसी प्रकार का कोई मतभेद है आपके पास, तो उस पर जो है न्यायपालिका विचार करेगी। ठीक है नहीं। या कार्यपालिका में चुनाव से संबंधित कोई मामले हैं, इन सारी चीजों के लिए। तो भारत में जो है आपके पास 3 व्यवस्था है। संसद का काम कानून का बनाना होता है, कार्यपालिका का काम कानून का इंप्लीमेंटेशन होता है, तो वही न्यायपालिका कानून की वैधता के बारे में निर्णय लेती है। और विभिन्न जो आपके पास मतभेद उभर कर आते हैं राज्यों के मध्य या केंद्र और राज्य के मध्य, या फिर कार्यपालिका से संबंधित बहुत सारे मामले होते हैं, तो उसमें जो निर्णय का काम है वो न्यायपालिका करती है। तो हमारे यहाँ 3 व्यवस्थाएं हैं और ये आपके पास शक्ति को बैलेंस करने के लिए तीनों हमारे यहाँ यूज की जाती हैं। ठीक है नहीं। हमारे तीनों का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, किसी प्रकार से सरकार के दबाव में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पावर के कंसेप्ट को लिया गया है। बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट क्या है कि हमारे यहाँ कानून का ये निर्माण कर रहे हैं तो कार्य इंप्लीमेंटेशन ये कर रहे हैं, और फिर आपके पास न्यायपालिका कानून की वैधता को जांच रही है। तो अगर न्यायपालिका के जो न्यायाधीश है उनका जो नियुक्ति करती है वो कार्यपालिका के माध्यम से होती है, राष्ट्रपति करता है आपके पास नियुक्ति। ठीक है नहीं। और जो कार्यपालिका है उस पर नियंत्रण का कार्य करती है संसद, और कार्यपालिका पर नियंत्रण का काम संसद करती है, और संसद का कोई भी कानून बनता है उसकी वैधता न्यायपालिका करती है, और न्यायपालिका के जजों की नियुक्ति कौन करती है, कार्यपालिका। तो हमारे यहाँ जो शक्ति का जो एक बैलेंस बनाया गया है उस कंसेप्ट को अपनाया गया है। ठीक है नहीं। तो हमने पढ़ा कि भारत में कौन कौन से संघात्मक लक्षण लिए। हमने पढ़ा भारत में द्वैध शासन पद्धति को अपनाया गया, यानी कि केंद्र सरकार राज्य सरकार होगी, भारत में एक लिखित संविधान होगा, सर्वोच्चता होगी संविधान की, शक्तियों का विभाजन होगा और कठोर संविधान प्रक्रिया होगी। संविधान में हमारे यहाँ तो कठोर और लचीला दोनों अपनाया गया। कोई भी चेंज करना है तो कुछ संविधान कुछ प्रावधानों में कठोर है संविधान में परिवर्तन करना, और कुछ में लचीला है। और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का हमारे यहाँ कंसेप्ट लिया गया। तो ये संघात्मक लक्षण भारत के संविधान में दिखाई दे रहे होते हैं। उसके बाद भारत का क्योंकि अंबेडकर, मैंने आपको कोड बताया अंबेडकर जी का, उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान संघात्मक और एकात्मक दोनों है। तो अब हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण कौन कौन से दिखाई
दे रहे होते हैं, ठीक है नहीं। तो भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण की हम बात करें, यानी यूनिटरी फीचर की हम बात करें, तो पहला तो चीज आती है सशक्त केंद्र। हमारे यहाँ केंद्र को ज्यादा पावरफुल बनाया गया, शक्तियों का जो विभाजन है वो केंद्र के पक्ष में ज्यादा झुका हुआ है। तो पहला पॉइंट आपके पास सशक्त केंद्र की व्यवस्था, ये यूनिटरी फीचर को दिखाता है। दूसरा है कि राज्य अनस्वर नहीं है, यानी कि अनस्वर का मतलब राज्य को नस्वर है। हमारे यहाँ केंद्र सरकार, राज्य या संसद राज्य को खत्म भी कर सकती है, नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है। यानी कि राज्य को खत्म किया जा सकता है लेकिन केंद्र को खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए ही कहा जा रहा होता है भारत जो है नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है। भारत क्या है? नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है। मतलब राज्यों को तो समाप्त किया जा सकता है लेकिन केंद्र को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, और ना ही राज्यों को केंद्र से अलग होने की अनुमति है। राज्य केंद्र से अलग नहीं हो सकते, ठीक है नहीं, क्योंकि अनस्वर संघ है, यानी इस संघ को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता या संघ को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। राज्य में परिवर्तन हो सकता है, सीमा घटा बढ़ा सकती है केंद्र सरकार या संसद, ठीक है नहीं, और आपके पास नए राज्यों का निर्माण भी कर सकती है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, सिटीजनशिप एक ही है। आप चाहे भारत में कहीं भी किसी भी स्टेट के हों, लेकिन आप उस स्टेट के नागरिक नहीं है बल्कि भारत के नागरिक हैं। उसके बाद एकल संविधान है, क्या वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, दोनों के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था है, दोनों का स्रोत एक ही संविधान है, दोनों एक ही संविधान से पावर लेती हैं और दोनों संविधान के हिसाब से ही अपने अपने कार्य क्षेत्र में सर्वोच्च कानून का निर्माण कर सकती हैं, उस सर्वोच्चता लिए हुए हैं। उसके बाद संविधान का लचीलापन, भारत के संविधान में समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। भारत का संविधान एक जीवित संविधान है, यहाँ पर समय और परिस्थिति के अनुसार चेंज किया जा सकता है, लचीला संविधान है हमारा। राज्यों के प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, भारत में जो राज्यसभा है वहां पर जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है वो असमान है, जबकि अमेरिका में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन समान है, हर स्टेट को 2 सीटें दी हुई हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ राज्यसभा में जो सीटों का वितरण है, राज्यसभा में जो सदस्य बनाए जाते हैं वो राज्य की जनसंख्या के आधार पर बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ आपके पास सीटों के लिए राज्यसभा में सीटों के लिए हमारे राज्यसभा में सीटों के लिए जनसंख्या को आधार बनाया गया है, जनसंख्या को आधार बनाया। हमारे यहाँ सेम आपके पास सीटें नहीं है स्टेटों की राज्यसभा में, जनसंख्या को आधार बनाया है। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है उस राज्य की सीटें आपके पास ज्यादा हैं और जिस राज्य की जनसंख्या कम है उस राज्य की सीटें कम है। तो उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं, ठीक है नहीं। उसके बाद आपातकालीन उपबंध, ये एकात्मक व्यवस्था को, आपातकालीन उपबंध की बात करें तो आर्टिकल आपका 352, आर्टिकल आपका 356 और आर्टिकल आपका 360, ये जहां राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, राष्ट्रीय आपातकाल, और ये आपके पास राष्ट्रपति शासन की बात करता है, और ये आपके पास वित्तीय आपात की बात करता है। तो आपातकालीन जो उपबंध हैं वो भी आपके पास एकात्मक लक्षण को अपना मतलब दिखाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आपात के समय केंद्र सरकार के पास में शक्तियों का संकेंद्रण हो जाता है और राज्य सरकार केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करती है। तो वहीं राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति शासन में दोस्तों, राष्ट्रपति शासन में केंद्र सरकार मतलब राज्य सरकारें बर्खास्त हो जाती हैं और राज्य जो है वो केंद्र के नियंत्रण में चला जाता है, और केंद्र सरकार राज्य सरकार के जो विषय हैं आपके पास राज्य सूची के विषय पर कानून निर्माण करने की संसद को शक्ति मिल जाती है। और वित्तीय आपातकाल की बात करें तो वित्तीय आपातकाल अभी तक लगा नहीं है, और वित्तीय आपातकाल में जो
राज्य के वित्त संसाधन हैं उन पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। तो ये ये जो आपातकालीन उपबंध हैं ये भी भारत में एकात्मक शासन को दिखाते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की आपके पास नियुक्ति जो है ये भी एक प्रकार की जो आपके पास सेंट्रलाइजेशन जो पावर है सेंटर की उसे दिखाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है हमेशा जो राज्यों के द्वारा शिकायत की जाती है कि राज्यपाल चूंकि केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करती है तो ये केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं, ऐसा कहा जाता, आलोचना की जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है अमेरिका की तरह कि सेंटर की या संघ की अलग न्यायपालिका होगी और राज्यों की अलग होगी। हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है जहां पर टॉप में सुप्रीम कोर्ट है, एससी है, उससे नीचे आपके पास यानी इस टाइप से, और फिर उसके बाद आपका हाई कोर्ट आता, ये सुप्रीम कोर्ट है, और उसके बाद आपका हाई कोर्ट आता है, और उसके बाद आपके पास लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिन्हें बोला जाता है वो आता है। तो हमारे यहाँ टॉप पर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है कि राज्य के लिए अलग न्यायपालिका है, हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है जो वर्टिकल फॉर्म में है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर उससे नीचे हाई कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट। तो ये भी एक जो एकीकृत न्यायपालिका है ये भी आपके पास एकात्मक व्यवस्था को बताता है। फिर अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें तो IAS जिसकी आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी के एग्जाम, IAS, IPS, IFS, ये सेवाएं ऐसी हैं कि इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, इन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड केंद्र सरकार कराती है, लेकिन ये अपनी सेवाएं राज्य सरकारों को देती है। तो राज्य सरकार द्वारा ऐसी आलोचना की जाती है कि ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं ये केंद्र सरकार के एजेंट की तरह कार्य करती हैं, ये केंद्र सरकार की ओर ज्यादा झुकी हुई रहती है, इनका माइंडसेट उधर ही काम करता है, ठीक है नहीं। उसके बाद राज्य सूची पर जो कानून बनाने की पावर है वो किसमें है आपके पास, राज्य सूची पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 249 के तहत, आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से किसी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को, अगर राज्य सूची मतलब किसी भी विषय को अगर आपके पास राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर दे तो फिर संसद को उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। तो राज्य सूची पे जो संसद की कानून बनाने की शक्ति है आर्टिकल नंबर 249 के तहत वो भी एकात्मक व्यवस्था को बताती है। उसके बाद आपके पास नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहते हैं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खातों की जांच करता है कि जो पैसा इन लोगों ने लिया बजट के माध्यम से वो सही जगह पर खर्च हो भी पाया कि नहीं हो पाया। तो कैग है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग, ये आपके पास जो चुनाव कराने का राज्यों में और केंद्र में चुनाव कराने का जिस पर जिम्मा रहता है वो भी दोनों जो आपके पास हैं वो भी संघीय व्यवस्था के एकात्मक रूप को दर्शाते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ये आरोप लगाती हैं कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के दबाव में काम करता है, उसके हिसाब से ही चुनाव की तिथियों का निर्धारण करता है और उसके अंडर में ही काम कर रहा होता है। फिर एक सबसे लास्ट में जो है राष्ट्रपति की राज्य के विधेयक पर वीटो पावर, यानी कि राष्ट्रपति आर्टिकल 200 के तहत, आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल को ये पावर है, ठीक है नहीं, राज्यपाल को राज्य के विधेयक पर सहमति देने की पावर है। लेकिन आर्टिकल 201 के तहत राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए रख सकता है। तो राष्ट्रपति की जो वीटो पावर है, राष्ट्रपति राज्य के विधेयक को सहमति दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, या फिर उसे पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। तो राष्ट्रपति की जो वीटो पावर है राज्य के विधेयक पर, यह भी संघ सरकार के पावरफुल होने का एक उदाहरण है। और आरोप लगता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि इनके माध्यम से केंद्र सरकार स्टेट पर नियंत्रण का कार्य कर रही होती है, और संविधान में ये एकात्मक शासन की व्यवस्था को दिखा रहे होते हैं, ये सारे पॉइंट जितने मैंने आपको बताए, ठीक है नहीं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे आपके पास अगला अपनी जो स्लाइड है, अब हम आलोचना देखेंगे, क्रिटिकल आलोचना, यानी कि आपके पास
जो क्रिटिकल आलोचनात्मक जो वर्णन है आपके पास, या क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे, आलोचनात्मक विश्लेषण देखेंगे, इंडिया में जो फेडरल सिस्टम है, जो संघीय व्यवस्था है, उसका आलोचनात्मक विश्लेषण क्या है कि वो कितनी सही है, कितनी गलत है। तो हम इस चीज पर अब बात करेंगे, ठीक है नहीं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा संघ का अर्थ क्या है, भारत में संघ की व्यवस्था कहाँ से ली गई है और किस देश से प्रभावित है। उसके बाद हमने पढ़ा दूसरा लाइन, शासन के प्रकार को पढ़ा हमने। फिर भारत में जो आपके पास संघीय व्यवस्था है उसका आधार क्या है, उसे पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा कि भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया क्यों गया है, ठीक है नहीं, वो कौन से आधार मतलब कारण है जो संघीय व्यवस्था को हमने अपनाया है। फिर उसमें हमने पढ़ा कि भारत में जो संघात्मक संघीय व्यवस्था है उसके लक्षण कौन कौन से हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और फिर हमने पढ़ा कि कौन कौन से यूनिटरी फीचर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके पास सशक्त केंद्र की व्यवस्था करते हैं। ऐसे कौन सी बातें संविधान में लिखी हुई हैं जहां पर केंद्र सरकार को जो पावरफुल बनाती हैं, ठीक है नहीं, उनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो भी भारत में संघीय व्यवस्था है उसका आलोचनात्मक विश्लेषण कर रहे हैं कि वो संघात्मक व्यवस्था सही है या गलत है, ठीक है नहीं। तो अगर आलोचनात्मक विश्लेषण की बात होती है तो यानी कि आपको आलोचना करते हुए विश्लेषण करना है। तो अगर हम भारतीय संघीय व्यवस्था को देखें तो भारत में संविधान में केंद्र ज्यादा मजबूत है, ज्यादा शक्तियां केंद्र को दी गई हैं शक्तियों के विभाजन में भी, और बहुत सारे प्रावधान अभी हमने देखा कि आर्टिकल 249 है, और आप अभी हमने देखा कैग है, ईएस मतलब आपके पास निर्वाचन आयोग है, और हमने और देखी बातें सारी कि जो केंद्र सरकार है वो डोमिनेट करती है राज्यों पर। तो ये एक आलोचना का बिंदु है कि भारत में जो संविधान में जो भारत का संविधान है उसमें जो पावर है वो पावर जो है वो केंद्र सरकार के पक्ष में झुका हुआ है, ठीक है नहीं। और फिर आर्टिकल नंबर थर्ड जो है उसमें ये बात सीधी सीधी लिखी हुई है कि संसद किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है और किसी भी राज्य क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है, नए राज्य का निर्माण कर सकती है और पुराने राज्य को खत्म भी कर सकती है। यानी कि राज्य की सीमाओं में परिवर्तन का काम जो है संसद कर सकती है आर्टिकल 3 के अनुसार। तो आर्टिकल 3 भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की पावर को ज्यादा बढ़ा देता है, ठीक है नहीं। तो ये हम आलोचना के बिंदु हैं ये, ठीक है, संघीय व्यवस्था में भारत में। फिर जो 3 प्रकार की आर्टिकल जो 246 है उसमें जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो शक्तियों के विभाजन में भी आपके पास केंद्र की जो सूची है, केंद्र की सूची में राज्य सूची से ज्यादा विषय है, यानी कि ज्यादा विषयों पर जो कानून बनाने की पावर है वो केंद्र सरकार को है बजाय राज्यों से, ठीक है नहीं। और उसके बाद संबल की सूची में भी जो विषय हैं उस पर भी केंद्र सरकार जब कानून बनाती है और राज्य सरकार का कानून का टकराव होता है केंद्र सरकार के कानून से, तो राज्य सरकार के कानून केंद्र सरकार के कानून को वरीयता दी जाती है। तो वहां भी पावर जो है अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र की ओर ही झुकी हुई है। उसके बाद आपातकालीन स्थिति में हमने देखा कि आर्टिकल 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, वहां पर केंद्र सरकार राज्यों पर डोमिनेट हो जाती है और राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। तो वहीं आर्टिकल जो आपका 356 है वहां पर राज्य सरकार राष्ट्रपति शासन लग जाता है और राज्य सरकारें बर्खास्त हो जाती हैं, ठीक है नहीं। और आर्टिकल 360 राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की या वित्तीय आपातकाल की जो बात की जाती है, वहां पर राज्य के वित्तीय संसाधनों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। लेकिन अभी तक ये 366 अप्लाई नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। तो आपातकालीन जो पावर है वो भी केंद्र के पक्ष में झुकी हुई है। और उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति, कहा आरोप लगता है, आलोचना होती है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद कैग है आपके पास या निर्वाचन आयोग, ये भी कहा जाता है कि ये केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रहे होते हैं, ये भी आलोचना के बिंदु हैं। फिर संसद में लोकसभा का ज्यादा पावरफुल होना, हमने देखा है कि भारत में जो संसद है जिसके राज्यसभा और लोकसभा 2 पार्ट हैं, वहां लोकसभा को कुछ मामलों में ज्यादा पावर है। जैसे धन विधेयक के मामलों में लोकसभा धन विधेयक में, यानी कि आर्टिकल आपका
110 धन विधेयक, उसमें धन विधेयक केवल लोकसभा में रखा जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव वो भी लोकसभा में लाया जाता है, और निंदा प्रस्ताव भी लोकसभा में ही लाया जाता है। तो धन विधेयक के मामले में या संयुक्त बैठक, आर्टिकल जो आपका 105 है संयुक्त बैठक, तो संयुक्त बैठक में भी चूंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है राज्यसभा से, तो संयुक्त बैठक में जब कोई विधेयक पे वोटिंग होती है तो वहां लोकसभा में जो पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत होती है, जिसके सबसे ज्यादा सदस्य होते हैं, वही विधेयक को पारित करा लेती है। तो संयुक्त बैठक में लोकसभा का जो प्रभुत्व है वो भी कहीं ना कहीं लोकसभा की पावर को बताता है कि लोकसभा की पावर राज्यसभा से ज्यादा है। उसके बाद एकीकृत न्यायपालिका, भारत में न्यायपालिका अभी मैंने पीछे बताया था एकीकृत है, टॉप लेवल पर सुप्रीम कोर्ट, फिर आपके पास हाई कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ऐसा नहीं है कि स्टेट की अलग न्यायपालिका है और केंद्र की अलग, ये हमारे एकीकृत न्यायपालिका है। और ऐसा कहा जाता है कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के मतलब ऐसी आलोचना होती है, ऐसा मतलब है नहीं हमारे स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान है, लेकिन ऐसे लोग आलोचना करते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को लेकर कि केंद्र सरकार के कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से दबाव में काम कर रही होती है, ठीक है नहीं। लेकिन हर जगह यही बात सही नहीं होती, क्योंकि जज अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन आलोचना फिर भी निर्णयों की जाती है। उसके बाद राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता, राज्य आपने देखा होगा जीएसटी में जो कंट्रीब्यूशन होता है तो राज्यों का हिस्सा आपको मिलता है, पहले कंट्रीब्यूशन होता है उसके बाद राज्यों को मिलता है। और केंद्र सरकार के जो रेवेन्यू इकट्ठा करने के जो आपके पास तरीके हैं या जो भी आपके पास रेवेन्यू इकट्ठा करने के उनके एक प्रकार से कह सकते हैं उनके पास जो पावर है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा विषयों पर मान रेवेन्यू इकट्ठा करती है बजाय स्टेट गवर्नमेंट की। और स्टेट गवर्नमेंट विभिन्न अनुदान के लिए विभिन्न रेवेन्यू के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट वित्तीय रूप से केंद्र सरकार पर निर्भर है, तो वो भी कहीं ना कहीं संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में केंद्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और महामारी अधिनियम 1897। तो ये दो जो प्रावधान है हमने कोरोना में बड़े पास से देखा इस चीज को, मतलब हम सब लोगों ने, कि जब कोरोना में आपके पास स्थितियां ओवर कंट्रोल हो गई थी, आपके पास कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, और केंद्र सरकार के जो दो ये लगे हुए थे कानून, एक आपके पास आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और एक महामारी रोकथाम अधिनियम 1897। तो इन दो कानूनों में हमने ये देखा कि केंद्र सरकार डोमिनेट कर रही थी राज्य सरकारों पर, और ऐसा लग रहा था कि राज्य सरकार एक प्रकार से उनका कोई का मतलब एक प्रकार से इंडिपेंडेंट कोई वजूद ही नहीं है। केंद्र सरकार जहां भी चीजें कर रही थी सब कुछ केंद्र सरकार कर रही थी और केंद्र सरकार राज्यों पर डोमिनेंट हो गई थी। तो ये दोनों आपके पास अधिनियम भी महामारी के समय पर केंद्र और राज्य जो आपके पास संबंध है या जो संघीय ढांचा है भारत का उसे प्रभावित करते हैं, ठीक है नहीं। तो हमने ये पढ़ा कि भारत में मतलब क्रिटिकल एनालिसिस किया हमने कि वो कौन कौन से बिंदु हैं जो भारत में संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं या जिनकी संघीय ढांचे की जिनके रेस्पेक्ट में आलोचना की जा रही होती। तो हमने क्रिटिकल एनालिसिस भी पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि इतना क्रिटिकल एनालिसिस भी है और सब कुछ, तो क्या भारत में संघीय ढांचा सही है? क्या भारत में संघीय ढांचे को रहना चाहिए? तो हम वे फॉरवर्ड में जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भारत जैसा विशाल देश जहां पर कदम कदम पर बहुत डाइवर्सिटी है, भाषा के आधार पर, कल्चर के आधार पर, सोसाइटी के आधार पर, और इतना बड़ा विशाल देश है एरिया के हिसाब से, तो ऐसे देश में जहां धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता कदम कदम पर हमें दिखाई देती है, तो ऐसे देश के लिए पूर्ण रूप से संघात्मक होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। यानी पूर्ण रूप से संघात्मक होना संभव नहीं है कि राज्य और स्टेट पैरेलल में काम कर रहे हैं, ये सही नहीं है आपके पास, क्योंकि भारत में डाइवर्सिटी बहुत है। भारत में आपके पास इतना विशाल आपके पास भारत भूखंड है, तो पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं हो सकते देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए और लोगों की जो भी आपके पास स्वायत्ता है उसे आगे ले जाने के लिए। इसलिए अगर हम देखें भारत में कौन सी प्रणाली सही है, संघात्मक या एकात्मक,
तो इसलिए भारत में हमारे जो संविधान निर्माताओं थे उन्होंने बड़े सोच समझ के भारत में जो व्यवस्था अपनाई शासन की, वो संघात्मक और एकात्मक दोनों रूपों को लिया। तो भारत में संघात्मक और एकात्मक दोनों का मिला जुला जो रूप है वो शासन की दृष्टि से सही है। सामान्य समय में भारत संघात्मक व्यवस्था के अनुसार काम करे, संघात्मक शासन के अनुसार, तो वहीं आपातकाल की कोई स्थिति आती है, देश की सुरक्षा की अगर बात आती है, तो भारत एकात्मक शासन के रूप में भारत का शासन चले। तो दोनों का मिला जुला रूप भारत जैसे देश के लिए, जब देश आजाद हुआ था तो इतनी विविधता थी कि 550 से ज्यादा देशी रियासतें थी, सबको इकट्ठा रखने के लिए भारत में एकात्मक उपबंध भी होने जरूरी थे। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय देखो, भारत में एकता और अखंडता कुछ नहीं तरफ मिली, और सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ही बोला है 1994 का जो बोम्मई मतलब SR बोम्मई केस था, सर्वोच्च न्यायालय ने खुद बोला कि जो संघीय व्यवस्था है भारत की वो आधारभूत ढांचे का हिस्सा है, कि केंद्र सरकार संघीय व्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ये उसके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा कि भारत में संघीय व्यवस्था है और भारत में राज्य और केंद्र दोनों संवैधानिक स्तर पर एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, यानी कि दोनों का संवैधानिक अस्तित्व है, यानी कि दोनों को पावर संविधान से मिलती है और दोनों संविधान के दायरे में रहते हुए अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि राज्य का अपना स्वतंत्र एग्जिस्टेंस है, राज्य केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, राज्य केंद्र सरकार के उपग्रह नहीं है, बल्कि राज्य का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। और राज्य और केंद्र संविधान के दायरे में रहकर अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च हैं और वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने विषय पर कानूनों का निर्माण कर सकते हैं। तो अगर हम पूरा लास्ट में देखें कि भारत में अगर भारत को विकास के पथ पर आगे ले जाना है, अगर भारत को आगे ले जाना है, तो न केवल हमारे यहाँ केंद्र और राज्य जो संघीय व्यवस्था है उसके अंतर्गत केंद्र और राज्य को सहयोगात्मक संघवाद की दिशा में आगे बढ़ना होगा, या संयोगात्मक संघवाद की भावना से काम करना होगा, बल्कि राज्यों को भी आपस में प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की भावना से काम करना होगा, क्योंकि केंद्र और राज्य वो मिलकर काम करेंगे और राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे आगे निकलने की और विभिन्न क्षेत्र में अपने आप को बेहतर करने की, तभी भारत विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, तभी भारत विश्व गुरु का जो एक आपके पास भारत की स्थिति है, तभी उस स्थिति को पाया जा सकता है हर क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। और जो वसुधैव कुटुंबकम की बात है, तभी हम उस चीज को भी आगे ला सकते हैं, क्योंकि भारत श्रेष्ठ होगा तब भारत की जो डाइवर्सिटी है, भारत की जो कल्चर है, भारत का जो अपना एक सोच है, वो तभी एक प्रकार से हम भारत को डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जा सकती है। कब? जब केंद्र और राज्य को सहयोगात्मक संघवाद की भावना से काम करना होगा और राज्यों को परस्पर प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो संघवाद है उसके दो रूप इस समय बड़े चर्चा में, कौन कौन से? एक तो कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, अभी चर्चा भी आई कि केंद्र और राज्य को सहयोगात्मक संघवाद की भावना से काम करना होगा, और एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो ये क्या होती है भाई? तो अगर कॉर्पोरेट फेडरलिज्म की हम बात करें, सहयोगात्मक संघवाद की हम बात करें, तो वहां पर केंद्र और राज्य के मध्य क्षेत्रीय संबंध होता है, पैरेलल रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, दोनों सहयोग से काम करते हैं, और दोनों का जो उद्देश्य होता है वो लोगों को कल्याण करना होता है। और भारत में जो नीति आयोग है वो सहयोगी संघवाद की जो भावना है उसे आगे बढ़ा रहा है। तो सहयोगी संघवाद का मतलब क्या है? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करें, ठीक है नहीं? और दोनों में पैरेलल रिलेशन होता है, क्षेत्रीय संबंध होता है। पैरेलल का मतलब क्षेत्रीय संबंध होता है। तो वहीं अगर हम प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद की बात करें, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करें, तो दोनों में वर्टिकल संबंध होता है। ये प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद ये राज्यों के मध्य होता है,
जब आपके पास दोनों राज्य वो आपके पास एक प्रकार से पैरेलल काम कर रहे होते हैं आगे निकलने के लिए, ठीक है। जैसे अगर यहाँ केंद्र की और राज्य की बात करें तो वर्टिकल संबंध होता है, वर्टिकल केंद्र और राज्य में, यानी केंद्र ऊपर होता है और राज्य नीचे होते हैं। और राज्यों के मध्य कैसा संबंध होता है, यहाँ भी राज्य, ये होता है आपके पास दोनों के मध्य पैरेलल संबंध यानी क्षैतिज। तो जहां पर प्रतिस्पर्धात्मक संवाद होता है तो वहां केंद्र ऊपर होता है, राज्य नीचे होते हैं, लेकिन राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक संबंध होता है, दोनों प्रतिस्पर्धा से काम करते हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र में मैक्सिमम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो भारत को आगे ले जाने के लिए इन दोनों की जरूरत है, सहयोग भी चाहिए राज्य केंद्र के मध्य और राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा भी चाहिए, ठीक है नहीं। अब आगे बढ़ेंगे। और 1990 के जो एलपीजी रिफॉर्म आए हैं उसके बाद, एलपीजी रिफॉर्म के बाद तो और ये जरूरी हो चुका है कि जब भारत की अर्थव्यवस्था जब सुधरेगी, जब राज्यों की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और राज्य अपने अपने हर क्षेत्र में अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो भारत तभी अच्छा हो पाएगा। केवल केंद्र सरकार के उससे नहीं, राज्यों को भी हर क्षेत्र में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करनी होगी और अपने अपने मैक्सिमम आउटपुट को प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। अब अपना लास्ट टॉपिक है भारत का जो संघवाद है और अमेरिका का जो संघवाद है उसमें अंतर क्या है। तो भारत के अगर हम संघवाद की बात करें तो पहले हम देखेंगे कि भारत का इवोल्व कैसे हुआ। तो अगर मैं भारत की बात करूं तो अगर आपके पास भारत की बात की जाए तो जैसे ये भारत आपके पास, जैसे ये भारत है आपके पास, तो अगर मैं भारत के संघ का कैसे निर्माण हुआ इसकी बात अगर मैं करता हूं तो भारत में क्या आपके पास सबसे 1858 में हमारे यहाँ 1857 में आपके पास पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया। उसके बाद 1858 में सत्ता का ट्रांसफर हुआ, भारत जो है ब्रिटिश सरकार के पूर्ण नियंत्रण में चला गया। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के जब हम अधीन थे, ब्रिटिश क्राउन के जब अधीन थे तो दो प्रकार के राज्य थे भारत में, एक तो ब्रिटिश राज्य और एक देशी राज्य। जब आपके पास सत्ता का हस्तांतरण हुआ, सत्ता आपके पास हस्तांतरण हुई तो उस समय, या ब्रिटिश क्राउन लिख सकते हैं, ब्रिटिश क्राउन, तो दो प्रकार के राज्य थे, एक आपके पास देशी रियासत थे और एक ब्रिटिश क्राउन के अधीन राज्य, दो प्रकार से थे। और हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे लगातार मांग कर रहे थे कि भारत में एक संघ का निर्माण किया जाए। तो उसी हिसाब से संवैधानिक जो विकास हुआ भारत का, तो उसी में 1935 का जो अधिनियम आया उसमें पहले मतलब भारतीय संघ के निर्माण की बात की गई। और भारतीय संघ बनेगा कैसे, जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन राज्य थे और देशी रियासतों को मिलाकर भारतीय संघ बनाने के निर्माण की बात की गई, ठीक है नहीं। उसके बाद देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ और हमारे जो स्वतंत्रता का संग्राम हुआ, स्वतंत्रता को हमने पाया, स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ, उसमें ये भारत जो है ये इसे एक भूखंड न मानकर क्या कहा गया, भारत माता कहा गया, भारत माता, भारत माता कहा गया। और भारत माता अभी भी हम जय बोलते हैं कि भारत माता की जय बोलते हैं। तो इसे एक भौगोलिक उपखंड न मानकर या भौगोलिक खंड न मानकर एक जैविक संरचना माना गया भारत को। आजादी का जब आंदोलन चला था तब भी और आजादी के बाद आज भी हम मानते हैं कि जैविक संरचना। और जो स्टेट हैं इसके, उन्हें इसका आपके पास शरीर, जैसे ये भारत है तो ये भारत माता का शरीर है, और ये जो स्टेट है, राज्य है, उन्हें शरीर का अंग माना गया, शरीर का अंग। तो राज्य हमारे यहाँ अलग नहीं है, जो भारत माता है, जो एक आपके पास नाम दिया गया पूरे भारत भूखंड को, तो भारत माता जो माना गया है तो राज्य उसके अंग माने गए। एक जैविक संरचना में हमें भारत के बारे में मतलब लाया गया, जैविक संरचना। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी भारत माता मानते हुए संघर्ष किया और आज भी हम लोग मानते हैं। उसके बाद राज्य को इसके अंग माना गया, तो राज्य अंग हो गए। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया, और आपके पास एकल संविधान, एकल संविधान की बात की गई। तो एकल नागरिकता और एकल संविधान की बात की गई। और उसके बाद
कि भारतीय जो संघ है ये राज्यों का प्रतिफल नहीं है, राज्यों की सहमति का परिणाम नहीं है, बल्कि भारतीय जो संघ है, जो भारत माता है, राज्य केवल उसके अंग है। ठीक है नहीं, तो ये जो भारतीय संघ बना है वो राज्यों का प्रतिफल नहीं है, बल्कि ये राज्यों का प्रतिफल नहीं है। भारत संघ जो है राज्यों का प्रतिफल नहीं, बल्कि आपके पास भारतीय संघ में प्रशासनिक दृष्टि से विभिन्न राज्यों में बांटा हुआ है। ये जो राज्य हैं, ये जो भारत माता है, जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है भारत का, उसे भारत माता में राज्य उसके अंग है, और भारत को प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों में बांटा गया है। भारत को प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों में बांटा गया है, बांटा। और चूंकि भारत राज्यों का प्रतिफल नहीं है, भारत राज्यों की सहमति का परिणाम नहीं है, इसलिए भारत नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है। मतलब भारत के राज्य समाप्त हो सकते हैं, लेकिन संघ कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, और राज्य को संघ से भी कभी भी अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये आपके पास, ठीक है नहीं। तो हमने भारत के संघ को समझा कि भारत के संघ का निर्माण कैसे हुआ। तो भारत का संघ इस प्रकार है कि हमने उसे जैविक संरचना माना, राज्य को अंग माना, और भारतीय जो संघ है वो राज्यों की सहमति का परिणाम नहीं है, और राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य नष्ट हो सकते हैं, लेकिन संघ नष्ट नहीं हो सकता। अब हम अमेरिका के संघ के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अगर मैं अमेरिका के संघ की बात करूं, तो अमेरिका में जो संघ शब्द के लिए फेडरल, हमारे यहाँ यूनियन वर्ड यूज हुआ है। यूनियन का मतलब समुच्चय, ठीक है नहीं, समुच्चय, भारत राज्यों का समुच्चय, ठीक है नहीं। तो राज्य अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत अलग नहीं हो सकता। जैसे हम पढ़ते थे यू जो है वो एक आपके पास सबसे बड़ा सेट होता है यू, जैसे 1 2 3, उससे ए भी बन सकता है, उससे बी भी बन सकता है, ये बन सकते हैं, और इन्हें मिला के आपके पास यू बनता है। लेकिन यू ऐसा नहीं है कि इनके अलग अलग होने से यू अलग हो जाए, ये अलग हो सकते हैं लेकिन यू खत्म नहीं हो सकता, ठीक है नहीं, यूनिवर्सल सेट जो होता है। उसके बाद अगर हम फेडरल स्ट्रक्चर, अमेरिका में संघ शब्द के लिए फेडरल यूज हुआ है, वहां संघ शब्द के लिए फेडरल आपके पास वर्ड का यूज हुआ है। अमेरिका जब आजाद हुआ आपके पास, ठीक है नहीं, अमेरिका जब आजाद हुआ तो 17 मतलब 13 राज्य, ये 13 राज्य एक साथ आए, 13 राज्य एक साथ आए। इन्होंने कहा कि भाई एक संघ का निर्माण किया जाए, तो इन्होंने एक संघ का निर्माण किया जिसे परिसंघ बोला गया, परिसंघ। ये इतना ताकतवर नहीं था। फिर राज्यों ने, फिर दोबारा राज्य बैठे और राज्यों ने कहा कि भाई ये संघ अभी ताकतवर नहीं है, तो एक काम करो, फिर थोड़ी थोड़ी और अपनी पावर दे दो इसे, ठीक है नहीं। यहाँ थोड़ी थोड़ी पावर दी, और उसके बाद फिर और संघ बनाया गया, और ये 13 राज्य फिर एक साथ आए आपके पास, 13 राज्य। और अब ये ज्यादा, ये कम पावरफुल है, कम पावरफुल, और ये आपके पास जो संघ बना ये ज्यादा पावर, ये जो संघ बना। तो अमेरिका जो राज्यों की सहमति का परिणाम है, अमेरिकी संघ जो है वो राज्यों का प्रतिफल है। तो ये सबसे मतलब पावरफुल राज्य फिर एक साथ आए, और यहाँ पर आपके पास राज्यों के मध्य सहमति बनी, और ये उसके बाद संघ का निर्माण हुआ। राज्यों के मध्य सहमति बनी, समझौता हुआ, और राज्यों ने अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां दी इधर, और उसके बाद संघ बना। राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व है, ये राज्यों की सहमति का, की सहमति है आपके पास, यहाँ पर राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व है। और अपशिष्ट शक्तियां जो हैं हमारे केंद्र में केंद्र सरकार को है, यहाँ पर अपशिष्ट शक्तियां राज्यों को, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास, राज्यों के पास। तो ये अमेरिकी संघ है। तो अमेरिकी संघ में आपके पास राज्य की सहमति का प्रतिफल है अमेरिकी संघ। यहाँ पर आपके पास राज्य संघ से अलग हो सकते हैं, राज्य संघ से अलग हो सकते हैं, लेकिन राज्य को खत्म नहीं किया जा सकता। राज्य अनस्वर है, राज्य अनस्वर, यानी कि राज्यों को खत्म नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ राज्य समाप्त कर सकते हैं, उनके क्षेत्र में कम ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका में नहीं।
इसलिए अमेरिकी संघ को बोला जाता है, अमेरिकी संघ को क्या बोला जाता है, अनस्वर राज्यों का अनस्वर संघ, यह अमेरिकी संघ को बोला जाता है, जबकि भारतीय संघ को नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ बोला जाता है। तो अमेरिकी संघ का निर्माण ये हुआ, इसलिए वह फेडरल शब्द जो यूज किया गया उसका मतलब कि राज्य एक साथ आए और उन्होंने संघ का निर्माण किया, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्य, भारत को जो प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों में बांटा गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब अगर हम देखें तो अंतर के बिंदु क्या हैं दोनों में, तो अंतर के बिंदु यही हैं कि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो संघ है वो राज्यों के मध्य सहमति का प्रतिफल है और राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व है, राज्य संघ से अलग हो सकते हैं, अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास हैं, ठीक है नहीं, और इसलिए अमेरिकी संघ को अनस्वर राज्य यानी राज्य को खत्म नहीं किया जा सकता का अनस्वर संघ है। ना तो संघ को खत्म किया जा सकता है, ना ही राज्यों को खत्म किया जा सकता है, यानी कि अमेरिका अनस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है। जबकि भारत में जो भारत है, भारतीय जो संघ है वो राज्यों की सहमति का परिणाम नहीं है। वहां पर भारत को प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में बांट दिया गया है और भारत को एक जैविक संरचना माना गया है, भारत माता माना गया है और राज्य को उसका अंग माना गया है। और अंग तो इधर उधर हो सकता है लेकिन राज्य मतलब पूरा बॉडी नहीं हो सकता, ठीक है नहीं। उसके बाद भारतीय संघ में अलग होने का, भारत में जो संघ में राज्य है उन्हें अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य किसी प्रकार से अलग नहीं हो सकते, बल्कि संघ केंद्र सरकार राज्यों की सीमा में कम या ज्यादा कर सकती है, क्षेत्र को घटा बढ़ा सकती है, राज्य को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन संघ कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए भारतीय संघ को नस्वर राज्यों का अनस्वर संघ कहा जा रहा होता है। तो हमने ये पढ़ा, आज हमने बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा, फेडरलिज्म को कंप्लीट किया, हमने पढ़ा संघ का अर्थ क्या है और भारत में संघ की क्या व्यवस्था है, कहाँ से हमने लिया है संघ का प्रावधान, भारत शासन अधिनियम 1935 से। हमने पढ़ा कनाडा से हमारा संघ प्रेरित है। उसके बाद हमने पढ़ा शासन के क्या प्रकार हैं, संघीय व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था। हमने पढ़ा भारत में जो फेडरलिज्म है उसका आधार क्या है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, 46। उसके बाद हमने पढ़ा भारत में संघ को क्यों अपनाया गया है, क्या कारण है संघ को अपनाने के। उसके बाद हमने पढ़ा कि भारत में कौन से लक्षण संघात्मक हैं, कौन से लक्षण एकात्मक हैं भारतीय संविधान में, और फिर हमने उसकी आलोचनात्मक विश्लेषण भी किया भारतीय संघीय व्यवस्था का। और फिर हमने लास्ट में पढ़ा कि भारतीय संघ अमेरिकी संघ से किस प्रकार अलग है। तो इन सारी चीजों को आज हमने पढ़ा और एक ही लेक्चर में हमने इसे कंप्लीट किया, ये टॉपिक फेडरलिज्म का, और ये आज अपना टॉपिक खत्म हुआ, ठीक है। तो ये आज आपको आई होप आपको नॉलेज मिली होगी और इसी टाइप से हम आगे भी अपने टॉपिक लाते रहेंगे पॉलिटी के, एक से एक मतलब बढ़िया से बढ़िया टॉपिक, जिससे आपकी समझ विकसित हो सके और आप लोग अपनी उद्देश्य में सफल हो सके। ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए।